नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और बजट में इस बार पिटारा खोला गया है। आम जनता को राहत दी गई है। 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख छूट कर दी गई है। इनकम टैक्स पेयर्स को यहां पर बड़ी राहत देखने को मिली है। तो वहीं साथ ही साथ कई मामलों में बजट में सरकार ने छूट दी है, तो कई मामलों में टैक्स बढ़ाकर महंगाई बढ़ाने का काम भी किया है। तो आइए इस बजट पर क्या कुछ खास रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीए रवि गुप्ता, जो कि जीएसटी एक्सपर्ट हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार सर, धन्यवाद जी। रवि जी, बजट पेश कर दिया गया है, बड़ी राहत आम आदमी के लिए कि टैक्सेशन में इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। जाहिर तौर पर 5 लाख की जो छूट थी उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जो टैक्स पेयर्स थे उनको बड़ी राहत है। लेकिन साथ ही साथ आप जीएसटी एक्सपर्ट हैं, तो मैं जानना चाहूंगा जीएसटी को लेकर के बजट में क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। कस्टम ड्यूटी कहां कहां कम की गई है, कहां बढ़ाई गई है, जिससे वस्तुओं के मूल्यों की अगर बात करें तो वस्तुएं महंगी होंगी और कम होंगी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी। टैक्स पेयर जो मीडियम टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए इनकम टैक्स में राहत दी गई है। 5 लाख से 7 लाख जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई, जो कि एक लॉन्ग पेंडिंग कदम था जो काफ़ी समय से वेट कर रहा था टैक्स पेयर, वो इसमें बेनिफिट दिया गया है। कस्टम और जीएसटी में जो चेंजेस किए गए हैं रेट्स में, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे रेट्स कम की है, जिससे वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते होंगे, वो वस्तुएं सस्ती होंगी। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको महंगा भी किया गया है। जी। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि मेक इन इंडिया जो उनका नारा है, उसके तहत उन्होंने ये कोशिश की है कि मोबाइल फ़ोन्स के जो पार्ट हैं उनको सस्ता किया है, उसके इंपोर्ट को, ताकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। उसी तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इंडिया की डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे कम हो, जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट कम से कम हो। तो इसके लिए हम बैटरी चलित जो वाहन हैं उन पे गवर्नमेंट जोर दे रही है। उसके लिए लिथियम जो बैटरीज हैं उसके इंपोर्ट पे भी छूट जो है अनाउंस की गई है। डिजिटल कैमराज है, उनका निर्माण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हो। डिजिटल कैमराज के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स पे भी कस्टम ड्यूटी डिक्रीज़ हो गई है। तो ये प्रोडक्ट्स डेफिनेटली धीरे धीरे सस्ते होंगे और सस्ते होने के साथ साथ में इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। साथ में इंक्रीज़ जिन कस्टम ड्यूटी जिन प्रोडक्ट्स पे हुई है उसमें जैसे सिल्वर बार्स है, किचन जो चिमनी है, इन सब चीज़ों पे ड्यूटी इंक्रीज़ की है, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो फिनिश्ड गुड्स हैं जी, उनको इंपोर्ट को हतोत्साहित किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया जाए। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, ये जो चिमनी, इलेक्ट्रिक चिमनी है जिनका उपयोग आजकल बहुतायत में हो रहा है, सारे जो नए मकान बन रहे हैं उनमें अधिक से अधिक लोग लगा रहे हैं ये, तो उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसके इंपोर्ट पे ड्यूटी इंक्रीज़ की गई है। तो ये मिला जुला रूप है, कुछ प्रोडक्ट्स पे इंक्रीज़ है, कुछ प्रोडक्ट्स पे डिक्रीज़ है, बट ओवरऑल मेक इन इंडिया दिमाग में था, ऐसा लगता है बजट को देखने से माननीय वित्त मंत्री महोदय। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो 1000 से ज़्यादा अंकों की उछाल देखी गई। तो कहीं न कहीं शेयर मार्केट भी खुश नजर आया बजट के दौरान। शेयर मार्केट का खुशी का जो मेन कारण है वो यही है, जो आज तक का विज़न है गवर्नमेंट का कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, इंडिया में बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके, जीडीपी इंक्रीज हो सके। तो वो इस बजट की झलक से देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट में भी उसी दिशा में एक जो प्रोत्साहन मिला है भारतीय व्यापारी को, भारतीय मैन्युफैक्चरर को। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसी कारण से जो शेयर बाजार है उसका सेंसेक्स उछाल की तरफ गया है। जी बिल्कुल। रवि जी, जीएसटी एक्सपर्ट आप हैं, तो हम स्पेशली जीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो इस बजट में जीएसटी के जो टैक्स पेयर्स थे, जीएसटी कुछ साल पहले सरकार ने लागू की थी, तो काफ़ी जटिलताएं थी, काफ़ी असमंजस का माहौल था, लोग समझ नहीं पा रहे थे और सरकार भी नहीं समझ पा रही थी, बहुत सारे ऐसे प्रावधान सरकार को करने थे। तो इस बजट में क्या कुछ खास राहत, क्योंकि बजट से हर एक आम आदमी को, हर एक व्यापारी को राहत की उम्मीद होती है, तो जीएसटी करदाता जो लोग थे उनको क्या राहत इस बजट में मिली? जी बिल्कुल। करदाता के रूप में और एक टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में कई बार ऐसा हमें महसूस होता है कि कई सारे कर कानून ऐसे हैं, प्रावधान ऐसे हैं जिनको अगर सिंप्लीफाइड किया जा सके, जिनको गवर्नमेंट कर सकती है, तो काफ़ी दुविधाओं से बचा जा सकता है, ताकि और जो टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं, वो अपने समय को, अपनी एनर्जी को मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में, अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि
वो टैक्स की जो उलझन है, जो टैक्स के विवाद हैं, उनमें वो अपना समय जाया करें। तो इसके लिए इस बजट में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे रिफंड अगर डिले होता है, रिफंड एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कोई भी व्यापारी के लिए। वर्किंग कैपिटल के लिए कैश का जो फ्लो है वो बना रहना ज़रूरी होता है। तो बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जो कैश का रिफंड टैक्स पेयर को मिलता है डिपार्टमेंट से, वो समय सीमा 60 दिन की तय की गई है। लेकिन समय सीमा में विवाद ये रहता था अब तक कि समय सीमा 60 दिन ऑर्डर पास करने की होती है या रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने की होती है। तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए बजट में ये प्रावधान किया प्रपोजल है कि इस रिगार्डिंग जो भी क्लैरिटी है वो रूल्स के माध्यम से दी जाएगी। मतलब ये हुआ सीधी भाषा में कि जो इंटरेस्ट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट था वो शायद अब उसका जल्दी ही समाधान हो जाएगा। उसके अलावा और कई सारे पॉइंट्स ऐसे थे, ऑनलाइन रिसिपिएंट क्या होगा या क्या नहीं होगा। डेफिनेशन इस तरीके से थी, काफ़ी क्लिष्ट डेफिनेशन थी, समझना बहुत मुश्किल था टैक्स पेयर को भी और टैक्स कंसल्टेंट को भी, टैक्स अथॉरिटी को भी साथ में समझने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तो उसको क्लैरिफाई करके इन्होंने प्रावधान किया है कि उसको मोर क्लैरिफाई किया जाएगा ताकि आम आदमी को आसानी से कानून समझ में आ सके और वो उनकी कंप्लायंस कर सके। तो कुछ मामलों में जो विसंगतियां हैं कानून की, उसको दूर करने का प्रयास इसमें डेफिनेटली किया गया है। कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जो फेवरेबल टैक्स पेयर के लिए किए गए हैं। जी बिल्कुल। रवि जी, बात करें तो जीएसटी को लेकर के चोरी की खबरें कई बार आती थी और सरकार भी परेशान थी, ट्रेस नहीं कर पा रही थी। तो इस बार जीएसटी चोरी को लेकर के डीजीजीआई के कई छापे देखे जाते थे, कई कार्रवाइयां देखी जाती थी और खुलासे जब होते थे तो चौंक जाते थे, बड़े बड़े जीएसटी के घोटाले सामने आते थे। तो इस बजट में जीएसटी चोरी को रोकने के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं? आपने बहुत सही सर प्रश्न, इस बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं जो प्रश्न पूछा आपने। इसमें बजट में ये प्रपोजल किया गया है स्पेशली कि जो टैक्स चोरी की जा रही, जो बोगस बिलिंग का व्यापार भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जो भारत की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, उसको रोकने के लिए सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखी है। बजट में काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रावधान प्रपोजल्स उसके हैं। उन प्रावधानों में एक तो ये है कि पहले ये प्रावधान था इस प्रपोजल से पहले कि अगर कोई बोगस बिलिंग करता है या कोई इन्वॉइसिंग का व्यापार करता है, माल और सेवा को बेचने खरीदने की जगह केवल बिलों को बेचता है, जो कि इलीगल है कानून के हिसाब से, तो अगर ऐसे टैक्स चोर पकड़े जाते थे तो वो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करा के अपने आप को मुक्त कर सकते थे। लेकिन कानून में इस बार ये प्रावधान किया है कि ऐसे टैक्स चोर जो हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं करदाता, उनको प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट में लॉन्च किया जाए, मतलब अभियोजन चलाया जाए और उनको सलाखों के पीछे भी धकेला जा सके। तो पहले वो केवल अमाउंट जमा करा के पैसे के बलबूते पे छुट्टी पा लेते थे अपने जो गलत की काम थी उनकी, अब वो उससे नहीं बच पाएंगे। उनको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तो चुकाना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उनको ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा और उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन 1 करोड़ से ऊपर की चोरी होने पे लॉन्च किया जा सकेगा। साथ ही प्रोसिक्यूशन की जो सीमा है, अदर मामलों में कुछ राहत मिली है उसमें, लेकिन बोगस बिलिंग के मामलों में जो एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है जीएसटी अथॉरिटीज़ के लिए, उसमें कोई सीमा में बदलाव नहीं किया गया। उसकी सीमा 1 करोड़ ही है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट उसमें खत्म कर दिया। तो काफ़ी सख्त इस दिशा में कदम उठाया गया है, जो लगता है कि आने वाले समय में जैसे सरकार दिन ब दिन कदम स्ट्रिक्ट बढ़ा रही है इस तरफ टैक्स चोरों से इस जीएसटी को बचाने के लिए, तो ये भी कदम एक कारगर कदम साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि एक और जहां राहत देने का काम किया जा रहा है तो वहां सरकार सख्त भी दिख रही है। जो जीएसटी चोरी करने वाले लोग हैं उनको पहले पेनल्टी दे करके और जीएसटी चोरी जो की है वो टैक्स जमा करा करके वो फ्री हो सकते थे, लेकिन अब कानून का डंडा भी उनके ऊपर चल सकेगा जी। तो कानून की जो विसंगतियां थी उनको दूर करने को लेकर के क्या कुछ कदम इस बजट में उठाए गए हैं? काफ़ी क्लैरिफिकेशन दिए हैं इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया। ऑनलाइन जो टैक्स पेयर्स थे उनके लिए इन्होंने डेफिनेशन क्लियर की है। साथ ही कुछ ऐसी राहतें भी प्रदान की है जो काफ़ी समय से मांग की जा रही थी उनकी। जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं, अर्थव्यवस्था में आजकल ई कॉमर्स का एक बड़ा योगदान है जी, इनसे हम कोई भी अछूता नहीं है। आजकल ऑनलाइन व्यापार से हम सभी डील कर रहे हैं, हम सब उससे अछूते नहीं हैं। तो ऑनलाइन व्यापारी जो छोटा व्यापार करते हैं, स्टार्टिंग में कोई आदमी व्यापार करना चाहता है ऑनलाइन, उसके लिए पहले परेशानी ये थी कि वो कंपोजिशन स्कीम, जो एक सरल स्कीम है जीएसटी की जी, जिसमें आदमी 1% या 2% टैक्स चुका के अपना काम कर सकता है, कोई टैक्स की रिटर्न का झमेला उसमें ज़्यादा नहीं है, सालाना एक रिटर्न जाती है जी। उससे ई कॉमर्स ऑपरेटर को बाहर रखा गया था। मानिए उनको रेगुलर रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते थे।
तो उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने प्रपोज किया है इस फाइनेंस बिल में। उसमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं वो भी कंपोजिशन का लाभ ले सकते हैं। छोटे व्यापारी जो स्टार्ट करते हैं वो कंपोजिशन का लाभ लेके आराम से अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अदरवाइज कोई भी नया जो पर्सन था जो व्यापार करना चाहता था वो उसको एक मन में संशय रहता था, एक डर रहता था कि मैं कैसे इन कानूनों की पालना कर पाऊंगा, मेरी कंप्लायंस को उसको कैसे मीट आउट कर पाऊंगा मैं। तो कंपोजिशन में शामिल करके एक ये वेलकम स्टेप हम कह सकते हैं जो आम करदाता के लिए, आम टैक्स पेयर के लिए या जो प्रोस्पेक्टिव टैक्स पेयर हैं जो व्यापार करना चाह रहे हैं उनके लिए इसमें उठाया गया है। इसके अलावा रिफंड डिलेड रिफंड पे जो मनमानी थी कर अधिकारियों की जो डिले करते थे उसके बावजूद भी टैक्स पेयर को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो कहीं कहीं उससे राहत मिलेगी, उनसे राहत मिलेगी क्योंकि एक अधिकार बन जाएगा कि अगर डिले करता है डिपार्टमेंट तो वो उस पर इंटरेस्ट भी क्लेम कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा कदम है जो सभी के लिए, जो सभी करदाताओं के लिए एक फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त सर मैं कुछ और बताना चाहूँगा। जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है उसमें एक समय सीमा तय थी कि फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च को समाप्त होता है उसके बाद केवल नवंबर मंथ तक की जो रिटर्न दाखिल की जाती है, नवंबर मंथ तक जो रिटर्न फाइल की जाती है वहाँ तक ही केवल हम सप्लाई को शो कर पाते थे। जो भी ट्रांजेक्शन हमारे रिपोर्ट होते थे वो केवल उसी मंथ तक कर पाते थे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जो 31 मार्च को खत्म हुआ है। अब इस सीमा को बढ़ा के एक्ट में ये प्रावधान इन्होंने प्रपोज किया है सरकार ने, जिसमें ये कहा गया है कि 3 साल तक कोई भी टैक्स पेयर उन बिलों को रिपोर्ट कर सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बायर हैं, जो खरीदार हैं, जो इनोसेंट हैं, जिनके मन में कोई चोरी की जो है मंशा नहीं है, उन लोगों को आराम से अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो अपने खर्चा है वो क्लेम कर पाएंगे और टैक्स का जो लाभ ले सकते हैं वो कम टैक्स का लाभ वो ले पाएंगे। तो ये भी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले जो व्यापारी हैं उनको भी यहाँ पर इस बजट में राहत जरूर मिली है। बिल्कुल सर। एनुअल रिटर्न है उसकी भी समय सीमा बढ़ाई है। तो ऐसा लग रहा है कि टैक्स पेयर्स के बारे में सरकार विचार करके जो फैसिलिटेशन, जो उनको मेजर्स उनके फायदे के हो सकते हैं बिना रेवेन्यू का लॉस किए, वो गवर्नमेंट ने करने के प्रयास किए हैं। ऐसा इस बजट से झलकता है। जी बिल्कुल। रवि जी, बात करें पूरे ओवरऑल बजट की, तो जो जनता को उम्मीदें थी तो क्या सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरी है या फिर जनता को निराशा हाथ लगी है? इस बारे में मैं कहूँगा कि ज़्यादा उम्मीदें जो थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। केवल छोटे बदलाव जो जीएसटी कानून में थे वही किए गए हैं। कई सारे ऐसी मांगे थी जिनकी उम्मीद भी की जा रही थी, जिनके बारे में न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ में सब जगह आ भी रहा था। और ये पूरी उम्मीद थी कि पुराने जो कर के विवाद हैं, चाहे वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित हो, सर्विस टैक्स से संबंधित हो, कस्टम से संबंधित हो या जीएसटी को आए 5.5 साल से ज़्यादा हो गए, उन विवादों से रिलेटेड एक एमनेस्टी स्कीम आएगी। क्योंकि कई बार कोई भी करदाता ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां ऐसे कर बैठता है भूल चूक के कारण से, जिसके कारण उनको पेनल्टी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि पुराने विवादों को समाप्त करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम केंद्र सरकार लॉन्च करेगी। इस बजट में प्रपोजल आएगा उसका, और उसमें पुराने जो केसेज हैं उनके डिस्पोजल के लिए एक आसान व्यवस्था की जाएगी ताकि करदाता कर विवादों में उलझने की जगह सही समय पे अपना जो कार्य व्यापार का है वो कर सके, उस पर बढ़ावा दे सके, एक्सपोर्ट के कार्य में लग सके, अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके। लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगी कि इन सब न्यूज़, इन सब उम्मीदों के बावजूद कोई एमनेस्टी स्कीम इसमें लॉन्च नहीं की गई। जैसे राजस्थान सरकार ने फिलहाल जो पुराने विवाद हैं वेट के, उससे संबंधित एक एमनेस्टी स्कीम चला रखी है जिसमें काफ़ी रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को आया है, काफ़ी टैक्स पेयर्स को राहत मिली है। ऐसी उम्मीद केंद्र सरकार से की जा रही थी, लेकिन उसमें निराशा हाथ लगी है। इसके अलावा जीएसटी ट्राइब्यूनल का गठन 5.5 साल जीएसटी को हो गए, उसके बावजूद आज तक नहीं हो पाया है। एक दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसी सरकार के सामने जो क्लियर बहुमत में हैं, जो कार्य कर सकती है, वो ये चाहती है कि टैक्स पेयर्स जो हैं वो अननेसेसरी विवादों में नहीं पड़े। केसों के डिस्पोजल करने के लिए जो ट्राइब्यूनल का गठन कानून में किया गया है, जो प्रावधान किया गया है, उसके गठन में अभी तक विफल रही है। जबकि माननीय न्यायालय ने कई बार ये टिप्पणी की है कि क्यों देरी की जा रही है। उसके बावजूद इस बजट में भी 5.5 साल होने के बावजूद भी कोई उस बारे में प्रावधान नहीं है, कुछ उसमें नहीं कहा गया। और एक जो नेगेटिव स्टेप जो इन्होंने किया है, जो प्रपोजल लिया है, वो ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई भी कंपनी अपनी अर्निंग का, अपने प्रॉफिट का 2% जो है इन्वेस्ट करती है सामाजिक सुरक्षा उपायों में, सामाजिक जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो उनमें इन्वेस्ट करते हैं वो एक तरह से व्यापार का खर्चा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है।
लेकिन इसमें ये प्रपोजल है बजट में कि उस खर्चे पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ है, जो टैक्स पे किया गया है, उसका लाभ करदाता को नहीं मिल पाएगा। ऐसा इस बिल में प्रपोजल है, जो एक निराशाजनक कदम है। एक तरफ हम ये चाह रहे हैं कि सामाजिक जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं, सामाजिक विकास की योजनाएं हैं, उनमें कॉरपोरेट भी भागीदारी करे, और दूसरी तरफ उनको हम हतोत्साहित कर रहे हैं कि उन पे इनपुट टैक्स रेट ना लें। तो ये एक निराशाजनक कदम मुझे लगा, जो शायद इस पर पुनर्विचार करने की सरकार को ज़रूरत है एक्ट बनने से पहले। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे उम्मीदें थी जो उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट के तहत पूर्ण होंगी, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं जो प्रयास इस बजट में किए गए हैं उन उम्मीदों से संबंधित। जी बिल्कुल रवि जी, अगर बात करें कि कहीं खुशी कहीं गम का माहौल इस बजट में देखने को मिला, कई जगह राहत मिली है तो कई जगह जो सालों से उम्मीद थी, जैसे एमनेस्टी स्कीम आपने बताई जिसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, तो ऐसे में इस बजट को क्या अंक आप देना चाहेंगे? 100 में से कितने अंक आप देना चाहेंगे कि खुशी में कितने प्रतिशत और गम में कितने प्रतिशत? ये सर, इस बारे में मैं अगर विचार करूं तो अगर केवल इनडायरेक्ट टैक्स तक सीमित रहें तो मैं ये चाहूँगा कि 10 में से इसमें 4 से ज़्यादा इनको अंक नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि जो मेन उम्मीद की जा रही थी उस पर पूरी तरह से ये बजट विफल रहा है। और जो छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बट वो टैक्स पेयर्स के लिए बड़े राहत भरे कदम नहीं कहे जा सकते। जिनसे वो पीड़ित है उस समस्या का समाधान गवर्नमेंट को करना चाहिए था। वैसे भी ये बजट पूर्णकालिक बजट है, सरकार का लास्ट पूर्णकालिक बजट है मोदी गवर्नमेंट 2.0 का। इसके बावजूद इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, तो 4 से ज़्यादा नंबर इसमें मेरे हिसाब से नहीं बनते। जी बिल्कुल। चलिए रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जीएसटी एक्सपर्ट सीए रवि गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी राय रखी केंद्रीय बजट 2023-24 पर। जीएसटी को लेकर के सरकार ने क्या कुछ राहत जनता को दी है ये इन्होंने बताया, तो साथ ही साथ क्या कुछ उम्मीदें थी जनता को जिसकी इस बजट में घोषणा होनी थी, लेकिन इस बार भी जनता को निराशा हाथ लगी है। बजट को लेकर के इस विशेष प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।